देखिए आपका आईपीसी में पिछले लेक्चर में 84 आपका पढ़ाया जा रहा था। अनसाउंड माइंड पर्सन का कार्य यानी कि चित्त विकृत व्यक्ति का कार्य। इसमें आपका फिर एक बार बता दिया जाए, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वह आपका 3-4 प्रकार से बनते हैं। और वही प्रकार फिर एक बार बताया जा रहा है आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मेंस में बने हैं। आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि चित्त विकृतता पर यानी कि आपका अनसाउंड माइंड पर्सन का कार्य या चित्त विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कब बचाव देगा। तो ऐसी दशा में एक तो मैकनाटन का केस लिखेंगे, बताया जा चुका है। और 84 में जो शब्द हैं उसकी व्याख्या करेंगे, ये भी हम बता चुके हैं। फिर जो यूपी एपीओ में आया है वह 2-3 समस्या देकर दिया है। समस्या ये दिया है कि एक तो निद्रा में अपराध, दूसरा मिर्गी के दौरान अपराध और तीसरा प्रसूति उन्मत्तता के दौरान अपराध। ये भी आपका पिछले लेक्चर में तीनों डिटेल में बताया गया था। अगर मिर्गी के दौरान अपराध व्यक्ति करता है तब भी 84 उसे बचाव देगी। निद्रा में अपराध करता है तब भी 84 उसे बचाव देगी। और यदि कोई महिला आपका प्रसूति उन्मत्तता में अपराध करती है तब भी 84 उसे बचाव देगी। ये आपका दूसरा मॉडल बताया गया था। जो तीसरा मॉडल आपका आता है वह आता है आपका कह सकते हैं कि जो यूपी में आ भी चुका है कि चित्त विकृतता पर प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या करिए। यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन पर जो प्रिंसिपल या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं सुसंगत वादों द्वारा उनकी व्याख्या करिए, ये हमें पढ़ना है। और चौथा जो क्वेश्चन यूपी में बना है वह आपका बना है विधिक चित्त विकृतता यानी कि लीगल तौर पे अनसाउंड माइंड पर्सन और चिकित्सकीय या डॉक्टरी या मेडिकल अनसाउंड माइंड यानी कि चिकित्सकीय चित्त विकृतता में अंतर बताइए। ये दो क्वेश्चन आपका मेंस का पढ़ना है। देखिए एक एक उठाया जाए। पहले आपका चिकित्सकीय और विधिक चित्त विकृतता में अंतर हम बता रहे हैं। ये अंतर आपका 6-7 अंतर आपको याद रखना है। विधिक रूप से चित्त विकृत और चिकित्सकीय रूप से चित्त विकृतता एक नहीं होती। दोनों में अंतर हैं जो निम्नलिखित है। आप एक एक अंतर लिखेंगे और एक एक अंतर देखिए आपका क्या क्या लिखेंगे। पहला अंतर आपको दिखाना पड़ेगा कि विधिक चित्त विकृतता बचाव का अच्छा आधार है जबकि चिकित्सकीय चित्त विकृतता बचाव का अच्छा आधार नहीं है। फिर एक बार देखिए, विधिक चित्त विकृतता बचाव का अच्छा आधार मानी जाती है जबकि चिकित्सकीय चित्त विकृतता बचाव का अच्छा आधार नहीं है। विधिक चित्त विकृतता सिद्ध हो जाने पर
अभियुक्त दोष मुक्त कर दिया जाता है, जबकि चिकित्सकीय चित्त विकृतता सिद्ध होने पर अभियुक्त आपका अपराध से दोष मुक्त नहीं किया जाता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भले ही डॉक्टरों ने किसी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड घोषित किया हो, लेकिन तब तक वह व्यक्ति दोष मुक्ति का हकदार नहीं होगा जब तक कि आईपीसी की धारा 84 में दिए गए आवश्यक तत्वों को प्रूफ न कर दिया जाए। अर्थात विधिक चित्त विकृतता के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। अपराध करते समय वह चित्त विकृत था, जिसके कारण वह अपराध की प्रकृति या अपराध की प्रकृति या उसका कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है समझने में असमर्थ हैं। अगर ये बातें कोर्ट में प्रूफ कर दिया जाए तो चिकित्सकीय चित्त विकृतता की आवश्यकता नहीं है और ऐसा व्यक्ति दोष मुक्ति का हकदार होगा। लेकिन चिकित्सकीय चित्त विकृतता में आपका डॉक्टर जिसे आपका चित्त विकृत माने, वह चिकित्सकीय चित्त विकृतता होती है और चिकित्सकीय चित्त विकृतता को न्यायालय मानने के लिए बाउंड या बाध्य नहीं होता। अगला देखिए आपका विधिक चित्त विकृतता के आधार पर दोष मुक्त करने के लिए न्यायालय बाध्य होता है, जबकि चिकित्सकीय चित्त विकृतता पर आपका बाध्य नहीं होता। आइए विधिक चित्त विकृतता में मैकनाटन में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपराध किया है वह स्वश्चित होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपराध किया है ये कानून मान कर चलता है कि वह स्वच्छितता में अपराध किया है, अस्वच्छितता में नहीं, और ऐसे व्यक्ति पर सबूत का भार होता है कि वह साबित करे कि अपराध करते समय वह अनसाउंड माइंड या चित्त विकृत था। जबकि चिकित्सकीय चित्त विकृतता में ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जाती। यानी कि चिकित्सकीय चित्त विकृतता में ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जाती। अगला आइए आपका विधिक चित्त विकृतता कार्य करते समय होनी चाहिए, जबकि चिकित्सकों का कार्य ये है कि क्या व्यक्ति उन्मत्त था, यानी कि क्या व्यक्ति चित्त विकृत था, इसका निर्धारण डॉक्टर करते हैं। लेकिन न्यायालय ये देखता है कि क्या कार्य करते समय वह व्यक्ति चित्त विकृत था। विधिक चित्त विकृतता कानूनी आधार पर बचाव देती है, जबकि चिकित्सकीय चित्त विकृतता चिकित्सक के साक्ष्य पर आधारित होती है। इस प्रकार आपका विधिक और चिकित्सकीय चित्त विकृतता में अंतर बताया गया। लास्ट में ये जरूर लिख दीजिएगा, कि बचाव के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय में 84 के आवश्यक तत्वों को साबित किया जाए। अगर किसी डॉक्टर ने
किसी अभियुक्त को चित्त विकृत माना है माने चिकित्सकीय रूप से, तो न्यायालय उसे चित्त विकृत मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात चिकित्सक की राय न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होती। न्यायालय चाहे तो ऐसे चिकित्सक की राय माने या मानने से इनकार कर दे। आइए आपका अगला क्वेश्चन का मॉडल बनाया जाए, और अगले क्वेश्चन का मॉडल 84 पर है आपका। वह ये है, आपका यूपी में आ भी चुका है कि चित्त विकृतता पर प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या करिए। अब इसमें आपका 6-7 केस याद रखना पड़ेगा, और उन केसों में क्या क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वह याद करना पड़ेगा। आइए, अगर ये क्वेश्चन आए कि चित्त विकृतता पर प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या करिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा ये देखिए। आप ये बताएंगे कि आपका चित्त विकृतता से संबंधित नियम भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में समाहित है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करते समय चित्त विकृतता के कारण, यानी कि माइंड में दोष के कारण उस कार्य की प्रकृति को, या यह कि वह कार्य दोषपूर्ण है या विधि के विपरीत हैं, जानने में असमर्थ हो। यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट रिया, अर्थात मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो। यानी कि अपराध के लिए दो तत्वों का होना आवश्यक है, एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। एक्टस रिया का मतलब आपराधिक कार्य, और दूसरा मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय। और चूंकि चित्त विकृतता के कारण व्यक्ति आपराधिक कार्य तो करता है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता, अतः ऐसी दशा में उसे बचाव दिया जाता है, डिफेंस दिया जाता है। इस चित्त विकृतता पर आपका तमाम सिद्धांत केसों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब ये जब भी आप लिखिए इस क्वेश्चन को, तो जितने केस हैं क्रम वाइज लिखना पड़ेगा, सन वाइज, और उसमें कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका प्री में भी पूछा जाता है चित्त विकृतता पर प्रथम वाद कौन है। तो देखिए, एक एक केस मैं लिख रहा हूँ। पहला केस है आर वर्सेज अर्नाल्ड। आर वर्सेज अर्नाल्ड का केस है, ये 1724 का केस है। ये प्री में भी कई बार आया है कि चित्त विकृतता पर प्रथम वाद कौन है, तो आर वर्सेज अर्नाल्ड मारेंगे। दूसरा वाद जो है लॉर्ड फेरस का वाद 1760 का। लॉर्ड फेरस का वाद है, पहले लिख लिया, 1760 का ये वाद है। लॉर्ड फेरस का वाद है
1760 का। तीसरा वाद है हार्टफील्ड का वाद है। हार्टफील्ड का वाद है। ये जो वाद हैं ये 1800 ईस्वी का है, हार्टफील्ड। इसके बाद आता है बाउलर का केस। बाउलर का केस आता है, और जो बाउलर का केस है ये आपका 1812 का है, यानी कि 1812 का है। इसके बाद आपका आता है मैकनाटन का केस आता है। मैकनाटन का केस 1800 आपका कह सकते हैं कि 43 का है। इसके बाद आपका आता है, कह सकते हैं कि डरहम का केस आता है। डरहम का केस आता है ये अमेरिका का। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 केस आपका अच्छे से तैयार रखना है। ये सन 6 केस कम से कम लिखेंगे, और इन 6 केसों में कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, अब एक एक करके पढ़ा जाए। जो चित्त विकृतता पर प्रथम केस आता है वह 1724 ईस्वी का है, आर वर्सेज आर्नल्ड का। इस केस में लॉर्ड अस्लो को घायल करने एवं उनकी हत्या के प्रयास के लिए आर्नल्ड पर मुकदमा चलाया गया था। इस केस में ये देखा गया कि जब अभियुक्त कार्य कर रहा था वह जस्ट और अनजस्ट, यानी कि उचित और अनुचित में विभेद करने में असमर्थ था, और यह भी नहीं जानता था कि उसने क्या किया, और ईश्वरीय प्रभाव के अंतर्गत था। अतः इस वाद में बीस्ट टेस्ट यानी कि वन्य पशु परीक्षण पूछ सकता है। वन्य पशु परीक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, और न्यायालय ने ये कहा कि यदि अभियुक्त कार्य करते समय उचित और अनुचित में विभेद करने में असमर्थ था, और यह भी नहीं जानता था कि उसने क्या किया है, तो ऐसी दशा में उसे चित्त विकृत मानते हुए उसे बचाव दे देना चाहिए। दूसरा जो आपका केस आता है लॉर्ड फेरस का वाद आता है। लॉर्ड फेरस का वाद 1760 में आया, और इस वाद में आर्नल्ड के केस में दिए गए सिद्धांत को फिर से मान्यता दी गई और उसे अप्लाई किया गया। लॉर्ड फेरस पर आपका उस अपने परिचालक की हत्या का आरोप था। लॉर्ड फेरस के अधिवक्ता ने न्यायालय में ये बचाव लिया कि जब वह परिचालक की हत्या कर रहा था उस समय उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, माइंड काम नहीं कर रहा था, अतः उचित और अनुचित में विभेद करने में वह असमर्थ था, और उसने कौन सा कार्य किया यह वह नहीं जानता था, अतः उसे बचाव दिया जाए। तो आर्नल्ड के वाद में दिए गए सिद्धांत को इसमें प्रतिपादित किया गया और बचाव दिया गया। तीसरा केस आता है हार्टफील्ड का केस।
हैडफील्ड का केस सन 1800 ईस्वी में, इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, विक्षिप्त भ्रांति का सिद्धांत, विक्षिप्त भ्रांति का सिद्धांत, अर्थात यदि अभियुक्त कार्य करते समय विक्षिप्त भ्रांति में था, जिसके कारण वह अपने कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पाया, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को बचाव दिया गया। चौथा केस आया, बाउलर का केस आया 1812 ईस्वी में। इसमें भी कहा गया कि यदि अभियुक्त कार्य करते समय उचित तथा अनुचित में विभेद करने में असमर्थ था, तो ऐसी दशा में उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा केस आया, मैकनाटन का केस आया। ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा डिटेल में मैं बताया भी था और लिखते समय इस केस को थोड़ा डिटेल में भी करना है। मैकनाटन के केस में आपका विक्षिप्त भ्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और ये कहा गया आपका कि अगर अभियुक्त अपराध करते समय मस्तिष्क में दोष के कारण विक्षिप्त भ्रांति में था और इस कारण से वह उचित और अनुचित में विभेद करने में असमर्थ था, तो वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। और आपका मैकनाटन में कुछ प्रश्न रखे गए हाउस ऑफ लॉर्ड के समक्ष, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी उत्तर को मैकनाटन का नियम या सिद्धांत कहा जाता है। लास्ट जो आपका महत्वपूर्ण केस है, डरहम वर्सेज संयुक्त राज्य अमेरिका। डरहम का नियम ये आया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में सेंध लगाया था, यानी कि गृह भेदन किया था, हाउस को ब्रेक किया था और वह चित्त विकृतता का बचाव लिया। न्यायालय ने उसे चित्त विकृतता का बचाव दिया और सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी सिद्धांत को डरहम का नियम कहा जाता है। देखिए क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सामान्यतः एक अभियुक्त आपराधिक रूप से दायित्वाधीन नहीं है। सामान्यतः एक अभियुक्त आपराधिक रूप से दायित्वाधीन नहीं है यदि उसका अवैधानिक कार्य मस्तिष्कीय रोग या मस्तिष्कीय चीज के कारण प्रभावित था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के माइंड में कुछ दोष है और उस दोष के दौरान वह कोई अपराध करता है और उस अपराध का नेचर या यह कि वह कार्य रॉन्गफुल है या अनलॉफुल है, ये जानने में अगर वह असमर्थ है, तो ऐसी दशा में उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार आपका 84 में जो सिद्धांत हैं वह आपका समाप्त हुआ। इसके बाद आपका सेक्शन आता है 85 और 86, यानी कि जो उन्मत्त व्यक्ति होते हैं। उन्मत्त का मतलब ये हुआ कि जो नशे वाले व्यक्ति होते हैं या जो उन्मत्त व्यक्ति होते हैं, तो उन्मत्त व्यक्तियों को जो बचाव हमारा कानून देता है
वह 2 सेक्शन है, यानी कि जो नशा किया है और नशे के दौरान अपराध करता है उसको जो बचाव दिया गया है वह 2 सेक्शन है, 85 और 86। जब भी 85 और 86 पढ़िए तो 84 का सहारा लेकर पढ़िए। देखिए, मस्तिष्क में दोष के कारण, यदि कोई व्यक्ति मस्तिष्कीय दोष के कारण कोई अपराध करता है तो अब 3 धाराएं एक साथ देखनी है, 84 आईपीसी, 85 और 86। अगर मस्तिष्क में दोष ड्रिंक करने के कारण या नशे के कारण हुआ हो तो इसके लिए स्पेशल 2 धाराएं बनी हैं, 85 और 86। और अगर मस्तिष्क में दोष उत्पन्न हुआ हो और आपका किसी अन्य कारण से हुआ हो तब 84 लागू होगी, यानी कि 84 व्यापक हैं, सभी प्रकार के मस्तिष्कीय दोष को अपने में समाहित करती हैं। लेकिन 84 में जो नियम दिया गया है उसी का स्पेशल रूप या विशिष्ट रूप 85 और 86 में है। यानी कि अगर मस्तिष्क में दोष नशे के कारण उत्पन्न हुआ है तो इसके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है 85 और 86 में। और अगर मस्तिष्क में दोष अन्य कारणों से हुआ है, यानी कि नशे के अलावा हुआ है, तो इसके लिए सेक्शन बना है 84। 85 और 86 से प्री में क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा, मेंस में कम क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका ये सब धाराएं आपका कल बताई जाएंगी, यानी कि अगला क्लास आपका कल चलेगा। ये बता दिया